Now, it's my privilege to invite Dr. Sharbat Hussain. He is assistant professor from Higher Education Department, and the college which is allotted to him is Government Degree College, Medal. presently posted in a degree college in Jammu division. So आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ऊपर की पॉलिनेशन मैनेजमेंट इन एप्पल, ये आज का हमारा टॉपिक है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत, आपने तो अब बहुत कुछ सीख लिया है। उर्दू में कंफर्टेबल है ना सारे? ठीक, क्योंकि फार्मर ज्यादा है इसलिए इंग्लिश की जरूरत नहीं है। तो पॉलिनेशन मैनेजमेंट, जैसे एप्पल हमारा बैकबोन है कश्मीर की इंडस्ट्री का। तो लास्ट 30 इयर्स जो कश्मीर सरवाइव कर रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ टूरिस्ट एंड अदर थिंग्स, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ एप्पल। तो एप्पल की वजह से ही हमारी इकॉनमी है। अभी जो ऑफिशियली डाटा कहते हैं कि 7 लाख और 8 लाख लोग जो हैं इस फील्ड से वाबस्ता है, बट मैं ये कहता हूँ कि 50% कश्मीर की जो पॉपुलेशन है वो डिपेंड करती है इसी पे, हॉर्टिकल्चर सेक्टर पे और मेनली एप्पल पे। चाहे जॉब्स का अगर देखा जाए, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो या फार्मर्स का डिपेंडेंसी इस पे बहुत ज्यादा है। तो उस चीज में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो कश्मीर में लैक कर रहा है, जो मैंने देखा है, मैं भी यहाँ पे 10 साल रह के गया हूँ, अभी जम्मू डिवीजन में हूँ, तो उसमें सबसे जो 2 मेन प्रॉब्लम है, एक शायद आपके काफी लेक्चर हो गए, वो है प्रूनिंग, और दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है पॉलिनेशन की। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा पॉलिनेशन के, पॉलिनेशन से कैसे एप्पल की यील्ड और क्वालिटी को हम इंप्रूव कर सकते हैं। तो पॉलिनेशन क्या होता है? सिंपल ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंटर टू स्टिग्मा। तो ये सिंपल एक पॉलिनेशन की डेफिनेशन है। तो इसमें हमारे क्या है, जस्ट जब हमारा जो प्लांट पे जो मेल पार्ट होता है, जो एंथर होता है, जो एंथर के अंदर जो है एक हमारा पोलन प्रोड्यूस होता है, तो पोलन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम मेल पार्ट टू द फीमेल पार्ट स्टिग्मा, उसी को कहते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन 2 टाइप की होती है, एक होती है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होती है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि एक ही फ्लावर के अंदर जो उसका मेल पार्ट होता है वो अपने ही फीमेल पार्ट उसको जो है फर्टिलाइज कर सकता है, उसमें फ्रूट सेट हो जाता है, तो हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन एप्पल में जो है सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होती, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होती है। और जो हमारी कश्मीर में जो प्रेजेंटली जितनी भी कश्मीर में प्रेजेंटली हमारी वैरायटीज हैं, वो जो मेनली हैं वो रेड कलर वैरायटीज हैं। और रेड कलर वैरायटीज में ये प्रॉब्लम है कि उनका खुद का पोलन, भले ही वो उसको फर्टिलाइज करने के काबिल होता है, लेकिन वो उसको फर्टिलाइज नहीं कर सकता है, बिकॉज के फ्लावर्स की जो उसमें जो उसका स्टिग्मा होता है वो अपने ही फ्लावर से पॉलिनेट नहीं हो सकता है। इसीलिए एप्पल में क्रॉस पॉलिनेशन होती है। तो क्रॉस पॉलिनेशन मतलब कि कोई दूसरा फ्लावर, जैसे आपने अपने बाग में अगर एडिलिशियस वैरायटी है तो गोल्डन डिलीशियस लगाए, तो गोल्डन डिलीशियस का जो फ्लावर होगा या क्रैब का होगा, अदर का होगा, वो उसको फर्टिलाइज कर सकता है, लेकिन खुद का जो अपना पोलन होगा वो बहुत कम करता है। इसीलिए जो हमारी आपने देखा है जो हमारी प्रोडक्शन कम है, एक तो फॉल्टी प्रूनिंग है और दूसरा इंपॉर्टेंट जो है वो है पॉलिनेशन की वजह से। आप इसमें थोड़ा मैं आपको बताऊं इसमें होता क्या है, मैंने थोड़ा आपको बताया। इसमें कुछ जेनेटिक लेवल पे भी देखा जाता है कि जैसे कुछ ऐसे जीन्स इन्वॉल्व होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है कि सेम जो फ्लावर होता है वो आपस में कंपैटिबल नहीं है, मतलब अपने ही पोलन से वो पॉलिनेट नहीं होता है, ये प्रॉब्लम है। उसके बाद नॉर्मल, अब जो फ्लावर में कोई कमी नहीं है, उसमें एंथर भी, उसमें जो व्यूर बोलते हैं कश्मीरी में, व्यूर फोर जिसको बोलते हैं यहाँ पोलन को, तो वो प्रोड्यूस होता है। एक फ्लावर कम से कम 70,000 पोलन प्रोड्यूस करता है। उसका 0.001% जो है वो अल्लाह ताला ने आपके हाथ में दिया है, बाकी 99.999% अल्लाह ताला खुद उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो सेम ये है कि 70,000 पोलन इसमें प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन तब भी ये पोलन अपने ही फ्लावर को फर्टिलाइज नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ सम जेनेटिक प्रॉब्लम। दूसरा जो इसका प्रॉब्लम है वो है कि स्टिग्मा, जो हमारा जो स्टिग्मा फीमेल पार्ट होता है वो रिसेप्टिव रहता है 3 से 5 दिन। 3 से 5 दिन में ही आपका जो पोलन है वो यहाँ पहुंचना चाहिए और ये इसको फर्टिलाइज होगा। उसके बाद है कि पोलन वाइबिलिटी, जो पोलन की वाइबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। और यहाँ पिछले कुछ सालों से देखा गया है कि जैसे ही फ्लावरिंग होती है, पूरे विंटर जो है बारिश नहीं होगी, और जैसे ही फ्लावरिंग होती है यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो पॉलिनेशन का जो हमारे पास है कि पॉलिनेशन मैनेजमेंट सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट जो एप्पल में है वो है पॉलिनेशन मैनेजमेंट का।
और इसमें जो अपनी ही वैरायटी, जो मैंने पहले बोला सेल्फ इनकम्पेटिबल, कि वो खुद के पोलन से फर्टिलाइज नहीं हो सकता। नहीं बताऊंगा, मैंने इमाम साहब में इन एरिया में विजिट किया, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि हेक्टेयर्स ऑफ लैंड में एक गोल्डन डिलीशियस का प्लांट नहीं मिला या कोई क्रैब नहीं मिला। तो उसकी वजह से क्या है कि फ्रूट सेट बहुत कम होता है, कि एक वैरायटी है, सिंगल वैरायटी, वो अल्लाह के भरोसे हो जाता है, हो गया, नहीं हुआ, बस उसी तरीके से इसका ये जो फ्रूट सेट है वो होता है। उसके बाद हमारा जो वैरायटीज हैं, आपने ऑर्चिड्स में कम से कम जो है, आप जब रेड डिलीशियस लगाते हो या रॉयल डिलीशियस कुल्लू लगाते हो, तो उसमें एक रेशियो जो है आपको पॉलिनाइजर का रखना बहुत जरूरी है। ये जो प्रॉब्लम जो कश्मीर में हमने आइडेंटिफाई किया है कि हमारे बाग्स में जितने भी ऑर्चर्ड्स हैं यहाँ, इनमें जो है ये पॉलिनाइजर वैरायटीज की पॉपुलेशन बहुत कम है। दूसरा क्या है कि इंसेक्ट की पॉपुलेशन ओवर द पीरियड फ्रॉम द लास्ट 20 इयर्स, तो यहाँ पे बहुत एक्सेसिव यूज किया गया है केमिकल्स का। उसकी वजह से सीए रेट भी इंक्रीज हुआ, और उसकी वजह से क्या था, जो लोकल इंसेक्ट जो बेनिफिशियल थे पॉलिनेशन के लिए, उसमें आपकी जैसे मेन जो एक जंगली मधुमक्खी जिसको बोलते हो एपिस, जो इंडिका है, सिराना है, और वो उसका जो है उसकी भी पॉपुलेशन बहुत रिड्यूस होगी। जो फॉरेस्ट एरियाज थे या आपके जो ऑर्चर्ड के साथ में जो बंड्स वगैरह में जो आपने कुछ क्रॉप्स लगाई थी, महाराज जी लगाया था या क्रैब एप्पल जिसको यहाँ लगाया था, वो टोटली खत्म हो गया। हमने सिर्फ मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही को फोकस किया कि हमें ये चाहिए, क्योंकि इंडिया में डिमांड है कलर फ्रूट की, तो हमने सिर्फ सारा शिफ्ट उसी पे कर लिया। तो यही एक वजह है, एक क्वालिटी प्रूनिंग और पॉलिनेशन, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन सफर करती है। दूसरा ये क्या है कि जो वैरायटीज हमने लगाई भी हैं, कुछ पॉलिनाइजर वैरायटी अगर बाग में है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि उनकी फ्लावरिंग का जो पीरियड है वो सिंक्रोनाइज नहीं होता है। फॉर एग्जांपल ये 4 दिन पहले होगी, वो 4 दिन लेट होगी, उसकी वजह से प्रॉब्लम ये होता है कि पॉलिनेशन ऑप्टिमम नहीं होता है। उसके बाद लो स्प्रिंग टेम्परेचर स्टिग्मा होगा, या उसके अंदर जो ओव्यूल होता है उसकी डेथ हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा कि आपका पॉलिनेशन नहीं होगा, भले सारी कंडीशन ठीक थी, लेकिन लो टेम्परेचर की वजह से भी प्रॉब्लम होगी। रिड्यूस, जब आपका टेम्परेचर कम होगा, तो जो बी की एक्टिविटी, हम आगे उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे हनी बी करती है, उसकी एक्टिविटी भी हैम्पर होती है। बी की एक्टिविटी के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, उसी टेम्परेचर के साथ वो काम करेगी। अगर उसमें इधर उधर हो गया तो बी अपना काम छोड़ देगी। फिर हमारा है कि फ्रॉस्ट से भी जो डैमेज होता है पॉलिनेशन। और उसके बाद क्या है, जो हायर एलिवेशन है, जब आप हायर एलिवेशन पे जाएंगे तो वहां पे टेम्परेचर और लो होता है, वहां और दिक्कत है पॉलिनेशन की। अब क्या है, वहां लोगों के पास लैंड ज्यादा है, इसलिए आपको लगता है कि प्रोडक्शन है। जब आप हायर एलिवेशन शोपियान के अंदर जाओगे या इधर मिलेंगे, लेकिन वो एरिया ज्यादा है, उस वजह से उनकी जो पैदावार है वो ठीक होती है। अब हमारी क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए कि कैसे हम जो अभी तक मैंने प्रॉब्लम बोला इसको ओवरकम कर सकते हैं। सबसे पहले है कि अपने जो बाग में है वो एक ऑप्टिमम पॉलिनाइजर वैरायटीज लगानी है। तो उसके लिए जो रिकमेंडेड हम करते हैं कि 11%, 15%, 25% या 33%। जो इंडिया में स्टैंडर्डाइज किया गया है वो है 25%। कि 25% मतलब अगर आप 300 पेड़ अगर हम मान के चलें कि 20 कनाल में लगाते हैं, तो उसमें एटलीस्ट 25% जो प्लांट हैं, तो लगभग 60 के आसपास वो बनते हैं। 60 प्लांट आपके जो हैं वो पॉलिनाइजर के होने चाहिए, बट वो 60 इस तरीके से ऑर्चर्ड में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ताकि हर जो 3 प्लांट हैं उसके बाद एक प्लांट को, ताकि जो पोलन का डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि रेड डिलीशियस अपने ही पोलन से, अपने ही फ्रूट से वो फर्टिलाइज नहीं होता, उसके लिए जरूरी है गोल्डन का वहां होना। तो हमारी जो कंडीशन में एटलीस्ट 25%, ये प्रैक्टिकली भी मैं आपको इसी का बताऊं, यही यूनिवर्सिटी के पीछे एक हमने ट्रायल लगाया। तो जैसे इधर शोपियान साइड, तो यहाँ बहुत ज्यादा एक्सेसिव पीजीआर का इस्तेमाल होता है, तो उसने कुछ नहीं किया था। वो आगे एक फोटो भी दिखाऊंगा, जिस साइड गोल्डन डिलीशियस लगा हुआ था उस साइड 60% फ्रूट सेट था, और जिस साइड कम था उस साइड जो है फ्रूट सेट 40% था। और जहां पे वो नहीं, क्योंकि उसने भी 2 ही पेड़ लगाए थे, जैसे उसका थोड़ा ऊपर एरिया था वहां नहीं लगा था, तो वहां फ्रूट सेट 20% था। तो इसलिए जो है, जब गोल्डन डिलीशियस या रेड गोल्ड जो भी पॉलिनाइजर वैरायटीज हैं, वो आगे बताएं कौन कौन सी हैं, तो वो अपने ऑर्चर्ड में लगानी है। उसके बाद जो बीज की पॉपुलेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो पॉलिनेशन में है वो बी का रहता है एप्पल में। ना इसमें पीजीआर का रहता है, ना किसी और चीज का रहता है, वो बी का है।
उसके बाद अगर आपने आप ऑर्चर्ड लगा दिया, फॉर एग्जांपल आपका ऑर्चर्ड एस्टेब्लिश है, अब आप तो पॉलिनाइजर वैरायटी सारा काट के नहीं लगा सकते, तो उसके लिए क्या करते हैं हम टॉप वर्किंग करते हैं। टॉप वर्किंग में हम क्या करते हैं कि जो जैसे आपके पास एक प्लॉट है तो उसकी एटलीस्ट एक ब्रांच पे जो है आपको टॉप वर्किंग मतलब पाइवल लगाना है, ग्राफ्टिंग करनी है किसी भी पॉलिनाइजर वैरायटी की, रेड गोल्ड की, गोल्डन डिलीशियस की, विंटर बनाना, सो मेनी वैरायटीज, मतलब जो आपको सूटेबल हो। उस वैरायटी का कैरेक्टर ये होना चाहिए कि उसका कलर, जो फ्लावर का कलर होगा वो सो मच अट्रैक्टिव होना चाहिए ताकि आपकी बी जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके, ये नहीं उसका। और उसको एक पर्टिकुलर, जैसे आपने आप नीचे लगा दिया पॉलिनाइजर, वो नहीं, कम से कम एक हाइट पे। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि जो रेड गोल्ड की जो है, रेड गोल्ड की मार्केट भी नहीं और इनकी गोल्डन डिलीशियस की भी नहीं, लेकिन कुछ सालों में अभी जो ग्रैनी स्मिथ आया है उसकी वजह से जो है गोल्डन डिलीशियस की मार्केट बढ़ी है, क्योंकि वो कहते हैं कि ये ग्रीन एप्पल है जो शुगर को कंट्रोल करता है, तो हमारा वो है। इसलिए आप अपने ऑर्चर्ड के हिसाब से, अगर आपका रेड गोल्ड की आपके ऑर्चर्ड की ग्रोथ ज्यादा है तो आपको वो वैरायटी वहां सिलेक्ट करनी है जिसकी ग्रोथ कम रहे, ताकि आपका जो एक्सेसिव ग्रोथ नहीं, जो आपके न्यूट्रिएंट है वो सारा जो पॉलिनाइजर वैरायटी ना ले ले, बाकी प्लांट जो मेन वैरायटीज है हमारा फोकस उस पे है। तो एटलीस्ट जो आपके ऑर्चर्ड है टॉप, या तो पूरे प्लांट में टॉप वर्क कर दो अगर आप उतना लॉस बर्दाश्त कर सकते हो, नहीं तो एटलीस्ट एक प्लांट पे एक पाइवन जो है वो टॉप वर्किंग में पॉलिनाइजर का होना चाहिए। उसके बाद ये कुछ इमीडिएट मतलब तरीके हैं जिनसे हम इनको ओवरकम कर सकते हैं। और फिर हम हैंगिंग जो आप बॉटल्स में जो बकेट्स लगाते हैं, तो बकेट्स लगाने के लिए क्या कंडीशन, किस स्टेज पे फ्लावर लेना चाहिए? जैसे हम बुके लगाएंगे, जैसे हम बुके लगाते हैं ना वो बॉटल्स में डाल के ब्रांचेस उसकी, तो किस स्टेज पे उसको लेना चाहिए? जब पूरा फ्लावर खिला हो, फ्लावरिंग के टाइम नहीं, एटलीस्ट जब आप ये बकेट लगाते हो, जो आप ब्रांचेस सेलेक्ट करेंगे उसमें सिर्फ जैसे एप्पल का ऐसे फ्लावर होता है तो 5 फ्लावर का कॉम्बिनेशन होता है, सिर्फ जो बीच का किंग फ्लावर जो है वो खुला होना चाहिए, बाकी बंद होने चाहिए, ताकि आपका जो उनकी पोलन की, जैसे मैंने आपको पहले बोला 3 से 4 दिन उसकी वाइबिलिटी, 5 दिन उसकी वाइबिलिटी रहती है, तो वो उस पीरियड उस वैरायटी के साथ सिंक्रोनाइज, उसके साथ मैच करना चाहिए। तो इसलिए हम जो है सिलेक्शन में ये ध्यान रखना, जो बकेट्स हम लगाते हैं वो भी ऐसी हाइट में, मैंने फार्मर को देखा है नीचे तने के साथ बांध देते हैं, तो कम से कम ऑप्टिमम हाइट होनी चाहिए जहां बी आपकी वहां पे आ सके और पॉलिनेशन कर सके। उसके बाद हम एक और तरीका है ये कि हैंड पॉलिनेशन। हैंड पॉलिनेशन में जैसे इंडिया में क्या है, एप्पल ग्रो होता है सिर्फ कश्मीर में, तो इसलिए इंडिया में ज्यादा फोकस एप्पल क्रॉप पे नहीं होता, जो मैंगो पे या अदर जो क्रॉप बनाना है, सिट्रस जो संतरे वगैरह हमारे हैं, उन पे जो फोकस है वो एप्पल पे उतना नहीं हो पाता, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर एरिया की क्रॉप है, तो यहाँ पे हैंड पॉलिनेशन नहीं होता। बट हाँ, मैं आपको बता दूं कि एक हेक्टेयर के लिए हम मे बी आप एंटरप्रेन्योर बैठे यहाँ किसी को क्लिक कर जाए, फ्यूचर में ऐसा कुछ बना लें, तो 250 ग्राम जो फॉरेन कंट्री में यूज करते हैं कि कम से कम 250 ग्राम पोलन उसको कलेक्ट करना है। किस टाइम कलेक्ट करना है? जब आपका जो फ्लावर हो बैलून स्टेज पे हो, मतलब खुला ना हो, बिल्कुल खुलने वाला हो, गुलाबी टूर बोलते हैं ना, उसके बाद की जो स्टेज आती है बिल्कुल उस टाइम पे आपको जो है एंथर जो फीमेल पार्ट है उसमें से, मेल पार्ट सॉरी, उसमें से निकाल लेने और उनको फिर डस्टिंग करके उसको मैश करके उनको फिर सन में ड्राई करना है या रूम अंडर शेड कंडीशन ड्राई करना है। तो 250 ग्राम फिर थ्रू जो गन्स आ रही है, मे भी फ्यूचर में यहाँ पे भी हो, तो उनके थ्रू जो आप अगर स्प्रे करेंगे तो भी आपका जो पॉलिनेशन है हैंड पॉलिनेशन से वो इम्प्रूव हो सकता है। बट अभी जो प्रेजेंट कश्मीर की कंडीशन है कि इतना बड़ा पेड़ है तो कम से कम 2 लेबर तो उसी के साथ लगते, तो 1400 रुपए आपके पॉलिनेशन में ही लग के पॉलिनेशन करते हुए, तो हमारे ऑर्चर्ड्स के लिए ये मुमकिन नहीं है। मे भी हाई डेंसिटी में या जो लो डेंसिटी प्लांट है उसमें कर सकते हैं, बट लेबर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, लेबर उसमें नहीं कर, तो हैंड पॉलिनेशन भी हम कर सकते हैं। एक और है कि पोलन डिस्पेंसर। तो पोलन डिस्पेंसर क्या होता है कि जो आपका बी का बॉक्स आपने रखा होता है ऑर्चर्ड में, उसके साथ एक ट्रे फिक्स करनी है, और ये पोलन जैसे मैंने आपको कहा आपने पोलन कलेक्ट कर लिए, वो उस ट्रे के ऊपर स्प्रेड कर देने हैं कि, और उस बी को ऐसा करना है कि फोर्सफुली वो वहां से निकले। एक तो नॉर्मल अपनी एंट्री एग्जिट से वो निकलेगी, लेकिन आगे एक ट्रे में वो ऐसे रख देना कि वो उसके ऊपर बैठे या वहां से निकले, ताकि जो हमारे पोलन्स हैं जो वो उसके फेदर्स के साथ, उसके विंग्स के साथ जो है वो अटैच हो जाएं, और जब वो विजिट करे किसी फ्लावर पे तो ताकि मोर नंबर ऑफ पोलन्स हम यहीं से उसको दे दें ताकि वो फ्लावर को फर्टिलाइज कर सके, ताकि फ्रूट सेट इंक्रीज हो जाए। ये भी एक टेक्नोलॉजी है इसकी।
उसके बाद मल्टीपल वैरायटी। कभी भी जब आप अपने ऑर्चर्ड में लगाएंगे, जैसे आपने गोल्डन डिलीशियस का देखा है, तो अब जो नॉर्मल गोल्डन डिलीशियस है कश्मीर का, उसमें रेगुलर बेयरिंग नहीं होती, इरेगुलर बेयरिंग। एक साल फ्रूट आता है, एक साल नहीं आता। तो उसकी वजह से क्या है कि रेड गोल्ड में जो है वो प्रॉब्लम नहीं है। तो एटलीस्ट अपने ऑर्चर्ड में 2 से 3 वैरायटीज मिनिमम होनी चाहिए, ताकि अगर एक क्रॉप सफर हो जाए तो दूसरा होना चाहिए। जैसे मैं आपको गुरेज की इसमें एग्जांपल एक ऐड करूंगा। गुरेज में क्या है, जैसे हम यहाँ राजमा अलग से लगाते हैं, तो वो राजमा कभी नहीं होती है, लेकिन गुरेज वाले क्या है कि मेज भी लगाते हैं, राजमा भी लगाते हैं, पोटैटो भी लगाते हैं, कि अगर पोटैटो फेल हो गया तो मेज निकल आएगी, मेज फेल होगी तो राजमा निकल, कुछ ना कुछ तो निकल आएगा। तो यहाँ पे भी ये है कि एटलीस्ट 2 to 3 वैरायटीज, डिफरेंट टाइप वैरायटीज आपके ऑर्चर्ड में होनी चाहिए। दूसरा, अब एक नेचुरल फार्मिंग का आजकल बहुत ज्यादा कंसेप्ट, अभी भी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो पूरा इंडिया फोकस कर रहा है नेचुरल फार्मिंग पे, बट हमारी कंडीशन अभी वैसी नहीं है जो कश्मीर के हालात हैं, क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्स अभी नहीं है नेचुरल फार्म। तो नेचुरल फार्मिंग में एटलीस्ट ये आप कीजिए कि जो आपके पेस्टिसाइड जब आप स्प्रे करते हैं, जो वाटर बॉडीज हैं, जो आपके बर्न्स हैं, एक्सेसिव फार्मर क्या करेंगे, यहाँ स्प्रे करके उसके बाद नीचे भी कर देगा। तो बहुत से ऐसे बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी डेथ हो जाती है। तो हमें अपने आप को, जब तक कहते हैं ना हदीस है कि जब तक हम अपने आप को खुद नहीं सुधारेंगे, कोई बाहर से आके हमें कोई कुछ नहीं करने वाला। तो इसलिए क्या है कि एटलीस्ट इनकी जो पॉपुलेशंस है उनको बचाना हमारा फर्ज है, ताकि हम जो विरासत में हमें ये चीजें मिली हैं ये फ्यूचर जनरेशन को हम दे सकें। तो ये मैंने आपको एक चार्ट बनाया था, जो भी हमने एक पहले पॉइंट डिस्कस किया, मैं आपको दिखा दूं कि 11% में क्या है कि एवरी थर्ड प्लांट इन थर्ड रो, हर तीसरा प्लांट तीसरी रो में जो है वो एज ए पॉलिनाइजर होना चाहिए। तो 15% में क्या है कि 2 रो के बाद अल्टरनेटिव में हम एक प्लांट लगाते हैं, बट जो हमारा ये यहाँ कंडीशन में देखा गया है वो है कि 25% पॉलिनाइजर वहां पे हमारा जो कंडीशन में वो सक्सेसफुल है फॉर ऑप्टिमम फ्रूट सेट के लिए। तो 25 में क्या है कि एवरी अल्टरनेट प्लांट इन अ थर्ड रो वो आपका एज ए पॉलिनाइजर आपको यूज करना है। उसके बाद 33% जो है, जो 33% का है कि जैसे जो एरियाज जहां पे फ्रॉस्ट ज्यादा होता है, या जहां पे लो टेम्परेचर या क्लाउडी वेदर रहेगा कंटिन्यूस फ्लावरिंग पीरियड में, उस केस में हम जो है पॉलिनाइजर जो रेशियो वो इंक्रीज। यहाँ से मैं एक चीज और आपको बता दूं, जो एरियाज आप डिफरेंट एरियाज से होंगे, जो एरियाज जहाँ पे फ्रॉस्ट नहीं आता, विंटर में जब स्प्रिंग में मौसम अच्छा रहता है, तो वहां आप इस रेशियो को रिड्यूस भी कर सकते हो। जहां पे टेम्परेचर क्लाउडी वेदर मौसम कभी भी, जैसे शोपियान एरिया है, कुलगाम एरियाज है, या कुपवारा के कुछ एरियाज है, वहां पे क्या होता है कभी भी मौसम खराब होता है, तो उस कंडीशन में क्या है आपको जो है वो 33% यूज करना है। लेकिन अगर आपकी कंडीशन सूटेबल है तो आपको जो है पॉलिनेशन रेशियो भी अपने ऑर्चर्ड में, क्यों आप फार्मर नहीं वो होता है ये लालची, क्यों उसको सारा दारोमदार उसके सेब पे होता है, तो वो कभी भी क्या करता है कि रेशियो इतना भी नहीं हम कहेंगे कि वो लगाएगा ही नहीं। बट अब आप इस चीज को कंपेयर करो कि हमारे वैली में, जैसे मैंने कहा, मैंने लार्ज ऑर्चर्ड्स देखे, सिंगल गोल्डन डिलीशियस भी नहीं है, तो ये सबसे बड़ी वजह है। तो इसके ऊपर करोड़ों रुपया यहाँ पे जो है पीजीआर के नाम पे बेचा जाता है। कोई पीजीआर, आपने सुबह लेक्चर सुना होगा यहाँ पे, कोई पीजीआर फ्रूट को फर्टिलाइज नहीं कर सकता। जहाँ फीमेल में जब तक शादी मेल और फीमेल नहीं मिलेंगे, बच्चे किसी इससे हवा दवाई स्प्रे करने से मर्द पे या औरत पे नहीं होंगी। अभी सर 2 ही वैरायटी यहाँ पे ज्यादातर है, अमेरिकन और डिलीशियस रेड। इसके बाद देखो ना, हमारी महाराजी वैरायटी थी, हमारा क्रैब एप्पल था, हमने वो सारी चीजें खत्म कर दी। आप तो सब बहुत कम ही यही है ना। और जो हमारे फॉरेस्ट थे हमने उनको भी किया, जो नेचुरल पॉपुलेशन, जैसे बहुत से ये नहीं बी के साथ साथ और भी बम्बल बीज, इसको बोमर बोलते हैं कश्मीरी में, तो वो बम्बल बीज आती हैं, या और डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट आते थे, वो हनी भी नहीं प्रोड्यूस करते। 50 टाइप्स ऑफ जो स्पीशीज है वो 90s में कश्मीर में देखी गई थी, जो इसको पॉलिनेशन में हेल्प करते थे। अब उनकी पॉपुलेशन क्योंकि एक्सेसिव यूज ऑफ जो केमिकल्स है उसकी वजह से जो है वो रिड्यूस हो गई है, और हमारा पॉलिनेशन उसके बाद पेस्टिसाइड की वजह से सर वो उनका भी वो सारे मारी गए। अब यहाँ से स्टार्ट के जो पॉलिनाइजर वैरायटीज आप अपने ऑर्चर्ड में लगाएंगे उसके क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो सबसे बड़ा जो पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि उसका फ्लावर और जो आपकी मेन वैरायटी है दोनों सेम टाइम पे उनकी फ्लावरिंग होनी चाहिए, पहला पॉइंट ही। दूसरा, वो सफिशिएंट क्वांटिटी में पोलन प्रोड्यूस करे, बट कौन सा पोलन तो प्रोड्यूस करेगा, लेकिन वायबल पोलन जो पॉलिनेशन कर सके।
तीसरा है कि वो कंपैटिबल होने चाहिए। मैंने जैसे आपको बोला कि एप्पल में प्रॉब्लम है कि अपना ही फ्लावर अपने ही फ्रूट को फर्टिलाइज, स्पेशली इन कलर वैरायटीज जो हैं, जो हमारी नॉन कलर वैरायटीज हैं, क्योंकि अंग्रेज लोग जो हैं वो गोल्डन डिलीशियस या ये वाली जो ये हमारी येलो कलर वैरायटीज है उनको प्रेफर करते हैं। उनमें क्या है कि पार्शली दे आर सेल्फ कंपेटिबल, कि आपस में वो फर्टिलाइज कर सकते हैं। फिर भी अगर आपके बाग में गोल्डन डिलीशियस वैरायटी लगी है, अगर आप ऐसे ही एक रो गोल्डन डिलीशियस लगा दोगे, वहां रेड डिलीशियस नहीं लगाओगे, तो उसमें 50% रिडक्शन होता है पॉलिनेशन का। तो उसकी वजह से आपका जो 50% रिड्यूस होगा, तो उसमें क्या होगा कि आपका जो फ्रूट सेट वो कम होगा और आपकी पैदावार भी कम होगी और क्वालिटी भी सफर होती है। उसके बाद लॉन्ग ड्यूरेशन, जो इसका पीरियड होना चाहिए वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होना चाहिए, और ये अट्रैक्टिव फ्लावर जो वैरायटी आप लगाओगे अट्रैक्टिव फ्लावर प्रोड्यूस करना चाहिए। और उसकी जो एज है, कभी ऐसा भी होता है कि आपने वैरायटी लगा दी, ये चीज भी ध्यान रखने की है कि जो वैरायटी आप मेन वैरायटी के साथ लगा रहे हो उन दोनों की एज भी सेम होनी चाहिए, कि एक फ्लावर, एक प्लांट यहाँ से मिलियंस ऑफ फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है और दूसरा 400 फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो ऐसा नहीं है कि आप बोलो मैंने तो लगाया था अपने बाग में पॉलिनाइजर तब भी फ्रूट सेट नहीं हो रहा है। तो उनकी एज जो है वो मैच्योर में होनी। आप मैंने जो बता दिया कि अगर आप वो नहीं कर सकते तो फिर आप टॉप वर्किंग एटलीस्ट एक ब्रांच पे कम से कम वो होना चाहिए। दूसरा प्रोलिफिक और रेगुलर बेरर, कि हर साल, जैसे गोल्डन डेसिस में प्रॉब्लम है, ऐसी वैरायटी होनी चाहिए जो रेगुलर बेरर और हर साल उसमें फ्रूट सेट हो। तीसरा के जो 2 से 3 वैरायटीज हमारी होनी चाहिए, और जो हमारी वैरायटी जो हम इसमें लगाएंगे वो एटलीस्ट हमारे पास जो हो वो उसकी कमर्शियल वैल्यू भी हो, वो चीज भी, ताकि फार्मर को उसका लॉस ना हो। उसके बाद अब दूसरे पॉलिनाइजर जो क्रैब है, तो क्रैब जो है वो गोल्डन डिलीशियस से या जो रेड गोल्ड या फॉरेन वैरायटीज हैं उनसे कहीं बेहतर पॉलिनाइजर है। तो क्रैब जो अब आप अपना ऑर्चर्ड में क्रैब लगाना चाहते हैं, मैंचूरियन, स्नोड्रिफ्ट, ये बहुत से इसकी वैरायटीज आती हैं, तो उसमें क्या है, उस जो प्लांट होगा वो अपराइट इन ग्रोथ होना चाहिए, ताकि वो कम से कम जो स्पेस है ऑर्चर्ड में वो ऑक्यूपाई करे। दूसरा, उसका जो फ्लावरिंग पीरियड है वो मैंने सेम बोला, उसके साथ ओवरलैप करना चाहिए, और ये विग्रस होना चाहिए। सुबह आज बहुत डिस्कशन हुआ यहाँ कौन सी ग्रास कितनी काटे, तो एटलीस्ट इसकी जो ग्रोथ होनी चाहिए वो 30 to 45 सेंटीमीटर, मतलब इसकी विग्रस ग्रोथ होनी चाहिए। और चौथा पॉइंट क्या, प्रोड्यूस, जैसे एप्पल जो प्रोड्यूस होता है, एप्पल जो फ्लावर प्रोड्यूस होता है वो कितने साल पुराने बड़ पे प्रोड्यूस होता है, कितने साल पुरानी ब्रांच में, 1 year old 2 year old में, तो 2 year old पे जो है वो प्रोड्यूस होता है, इन स्पर्म में होता है, लेकिन 2 साल पुराने में। लेकिन ये जो हमारे पास क्रैब एप्पल जो हम सिलेक्ट करें एट वो 1 साल में होना चाहिए। 1 साल किस में होता है, यहाँ कौन सी क्रॉप है जिसमें हर साल उसकी हम प्रूनिंग करते हैं, तो उसमें हर साल जो है नई ब्रांच पे फ्लावर आता है। पीच में, सोनल जिसको आप कश्मीरी में बोलते हो, पीच में क्या है कि इस साल जिस ब्रांच पे फ्लावर आएगा अगले साल उस पे नहीं आएगा, वो 1 साल रहेगी, वो करंट सीजन ग्रोथ में। तो हमारा जो ये होना चाहिए वो करंट सीजन, मतलब हर साल उस पे आना चाहिए। दूसरा, शुड नॉट सेट, और जो हमारी ये पॉलिनाइजर वैरायटीज हम लगाएंगे क्रैब वगैरह, ये फ्रूट नहीं सेट करनी चाहिए, मतलब इसमें अगर फ्रूट होता भी है तो ऐसी वैरायटी सिलेक्ट करनी है जिसमें फ्रूट बाद में ड्रॉप हो जाए, क्योंकि हमारा पर्पस इसका फ्रूट नहीं है, हमारा पर्पस इसका फ्लावर है। उसके बाद क्या है कि ये जो है, कभी क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप ये होस्ट नहीं करना चाहिए इंसेक्ट और पेस्ट को, ऐसी वैरायटी भी हमें नहीं लगानी है। जैसे हमने बाहर से बहुत लाया था हाई डेंसिटी दुनिया भर का उठा के, मैं छोटी सी चीज यहाँ से आपको ऐड करूंगा, दुनिया का 50% जो सेब है वो कौन सा मुल्क प्रोड्यूस करता है आपको, 50% प्रोडक्शन जो है अकेले चाइना करता है। लेकिन आज तक चाइना का पॉलिनेशन कैसे करवाते हैं, फर्टिलाइजेशन कैसे हो रही है, उनका प्लांटिंग मटेरियल दुनिया में किसी कंट्री के पास नहीं, क्योंकि वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है ना कि अपना प्लांटिंग मटेरियल। तो हमने क्या किया, इटली ने क्या किया, अपना प्लांटिंग मटेरियल लाया और हमने उसको यहाँ लाया, और उसके रिजल्ट्स आप देख रहे हैं कि लीग माइनर ब्लॉच ने पूरी वैली को ही अपने ग्रिप में ले लिया। तो इस चीज का ध्यान, हमारे पास सब कुछ है, ये जितने में क्रैब की वैरायटीज, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगर कोई यहाँ श्रीनगर का है, ये सारे दाची गांव में से मिल जाएंगे आप, जितने भी ये दाची गांव में सब है, हमारे पास सब खुद यहाँ का, खुद का यहाँ पे सब कुछ है, हमारे पास सब कुछ सफिशिएंट है। क्योंकि मैं इस यूनिवर्सिटी का पार्ट नहीं हूँ सॉरी, तो मैं कुछ बातें आपको बोलूंगा जो मैंने प्रैक्टिकली देखी है। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम पड़े हुए हैं दुनिया के पीछे, उनके पास ही उनके पास।
33 टाइप के जो क्रैब हैं वो कश्मीर में रिपोर्ट किए गए, उसमें से 10 ऐसे हैं जो उनमें वो कैरेक्टर पाए जाते हैं जो एप्पल को पॉलिनेशन कर सकते हैं डिफरेंट एरियाज में, और अभी भी दाची गांव में इसकी बहुत स्पीशीज है। उसके बाद क्या है, ये ऐसी वैरायटी होनी चाहिए जो लेस ससेप्टेबल टू फ्रॉस्ट। अब जो प्लांट दाची गांव में ग्रो कर रहा है, जो हीरपुरा के एरिया में ग्रो कर रहा है, जो बीएचपुरा नंदीमार्ग के एरिया से ऊपर एरिया में ग्रो कर रहा है, मैंने सारा विजिट किया ये, तो वो जाहिर सी बात है उसमें जब फ्लावरिंग हो रही है तो वो उसमें कुछ रेजिस्टेंट कैरेक्टर होंगे, तभी वो सर्वाइव कर रहा है, क्योंकि नेचर ने अंदर हर किसी की ये ऐसी खसूसियत रखी है कि वो उस चीज को बर्दाश्त करके अपना सर्वाइवल कर सके। ये कुछ यहाँ पे हमारे पास हैं जो अब आप क्रैब एप्पल जैसे आप बोलेंगे कैसे, मैलस फ्लोरीबंडा, ये आपने देखा होगा उसका ये पर्पल कलर का लीव्स होता है वो। उसके बाद मैंचोरियन एप्पल है, ये स्नो ड्रिफ्ट है। अब मैंने ये फोटो यहीं से लिया हुआ है सुकास्ट का, इसलिए मैंने कहा दरवाजा बंद करो। तो इसमें देखिए क्या है, यहाँ वूली एप्पल कितना वूली एफिड है। यहाँ हम क्या लिख रहे हैं, इट इज लेस, इट इज नॉट एक्ट एज ए होस्ट फॉर इंसेक्ट एंड डिजीजेस। तो यहाँ देखिए कितना इसने होस्ट किया है। ये आपको इसीलिए कुछ फोटो ये मैंने दिखाया कि इसमें देखो एम्पल फ्लावर है, बंडल्स ऑफ पोलन प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो यहाँ पे इसमें ये स्नो ड्रिफ्ट है, लेकिन इन चीजों को भी ध्यान में रखना, ये ससेप्टिव टू आपका जो सॉरी वूली एफिड है इससे। उसके बाद ये एआई फोटो है, कि जस्ट आपको दिखाने के लिए कि जब आप टॉप वर्किंग करोगे तो इस एरिया में आपको टॉप वर्किंग करनी है, और जो बकेट्स आप जो ये बुकेज आप रखेंगे वो भी टॉप पे रखेंगे, ताकि नीचे जो हमारे फ्रूट्स हैं उनमें पॉलिनेशन हो सके। अब हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बी। अच्छा, इसके साथ मैं आपको थोड़ा सा इसका न्यूट्रिशन का बोलूंगा। 3 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। पहले नंबर पे नाइट्रोजन, तो दूसरे पे बोरान, और तीसरे पे जिंक। अगर नाइट्रोजन की पैदावार बराबर है तो वो जो आपकी पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है उसको एनहेंस करने में हेल्प करता है। दूसरा बोरान, जो कश्मीर में सबसे ज्यादा यूज होता भी है। तो बोरान का मेन काम क्या है, ये थोड़ा वार्मनेस प्रोवाइड करता है, गर्मी देता है स्टिग्मा को। और दूसरा क्या करता है, ये पोलन ट्यूब की ग्रोथ में हेल्प करता है। तीसरा इसका इंपॉर्टेंट रोल है जो स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी होती है, क्योंकि हमारा ओवर द ईयर हर साल यहाँ पे माहौल जैसे ही फ्लावरिंग आती है, अचानक से बारिश, अचानक से टेम्परेचर बढ़ जाना, तो रिसेप्टिविटी क्या मतलब उसमें वो नमी होती है ऊपर। तो जब आपका तेज हवा चलेगी, गर्मी ज्यादा होगी, ठंड ज्यादा होगी, वो कम होगी। तो बोरान उस चीज को मेंटेन करता है। तो इसलिए आपने ऑर्चर्ड में जो रिकमेंडेड डोज बोरान का जैसे 1.5 ग्राम पर लीटर के लिए रिकमेंड किया हुआ है, बोरिक एसिड से बेटर है बोरान। लेकिन बोरान भी आप एक्सेसिव नहीं यूज करना है, उसको भी आप प्रॉब्लम क्या बोरान आपने न्यूट्रिशन का यहाँ पढ़ा है, ये अभी लेक्चर हुआ कोई बोरान में मैं आपको ये प्रैक्टिकल बोरान में क्या प्रॉब्लम होती है कि बोरान का अपटेक जो है हमारी सॉइल में बोरान सफिशिएंट है, यहाँ कोई कमी नहीं है बोरान की। लेकिन जिस स्टेज पे हमारा स्प्रिंग यहाँ होता है उस स्प्रिंग में उसका अपटेक बहुत कम होता है, क्योंकि सॉइल का टेम्परेचर 4 डिग्री होना चाहिए उसके अपटेक के लिए। तो जब उसका अपटेक नहीं होता है तो जिस स्टेज पे हमें वो चाहिए होता है तो वो हमें नहीं मिल पाता है। तो इसलिए हम उसको, और दूसरा क्या, ये मोस्ट इमोबाइल एलिमेंट है, मतलब ये प्लांट है अगर तो इसके अंदर अगर बोरान यहाँ पड़ा है तो वो यहाँ नहीं जाएगा, ये इमोबाइल है। इसलिए हमें ये स्प्रे करना पड़ता है कैल्शियम और ये, ताकि जिस टारगेट पे जहां हमें चाहिए तो वहां इसका स्प्रे हो जाए। अब इसके स्प्रे की जो परफेक्ट स्टेज है वो है पिंक बड। जब आप रोडिंग की स्प्रे करते हो बिल्कुल उससे 2 दिन पहले या 2 दिन बाद, कभी भी इनको आपस में मिक्स करके नहीं करना, इसको अवॉइड करना है यहाँ पे। अभी मैं आपको एक कॉमन से एग्जांपल, हम जाते थे जब फील्ड में यहाँ देखने के लिए फार्मर को, तो वो मैं उसको बोलता था ये जहर है, ये क्या कर रहे हो, मुझे ज्यादा कश्मीरी नहीं आती। बोलता है अच्छे की आसान अच्छे दान से खुलाऊंगा, तो ऐसे खोलते थे और क्लोरोपाइरीफास को डालते थे, तब आ रही थी। आज एम्स में, स्किम्स में, हर जगह कश्मीर में 30% जो है कैंसर के रेट। तो ये बहुत खतरनाक चीजें हैं, इनको बहुत मतलब केयर से इसको हैंडल करना चाहिए, अदरवाइज इसके इम्प्लीकेशन जो हैं बाद में लॉन्ग रन में होते हैं। तब आपको इमीडिएटली हाथ के ऊपर हम स्प्रे कर देते हैं, हाथ के ऊपर यूरिया डाल देते हैं, जो उसमें 100% रिटेंशन होता है। और वही हम कम से कम एटलीस्ट अपने घर में जो हाथ प्रोड्यूस करो वो ऐसा हो कि आप अपनी फैमिली को तो सेफ खिला सकें। अब जो हमारे पास आ गया बी का, ये सब बी कैसी होनी चाहिए, क्या बोरान का आपको मैंने समझाया, जिंक रह गया था। जिंक का क्या होता है कि जिंक जो है, जैसे आपने देखा होगा जब फ्लावर की ओपनिंग होती है तो कुछ फ्लावर नहीं खुलते हैं,
तो जब 2-3 महीने बाद आप देखते हो बाग में 4-5 फ्लावर खुले हुए हैं, तो ये उसके बाद या जब हार्वेस्टिंग करते हैं तब कुछ फ्लावर होते हैं। जिस प्लांट में जिंक की डेफिशिएंसी होगी तो वो जो एकदम सिंक्रोनाइजेशन होती है, मतलब एकदम से जो ओपनिंग होती है फ्लावर की वो नहीं होगी, फ्लावर बड ओपन ही नहीं होगा। तो जिंक, इसलिए जिंक की जो स्प्रे है जो ग्रीन टिप पे या आपका पेटल फॉल पे एटलीस्ट एक स्प्रे जो है जिंक प्लस बोरान की आपकी करनी चाहिए, क्योंकि ये फ्लावर की ओपनिंग में हेल्प करता है। और दूसरा इसका क्या होता है कि जो ही आपका आप पॉलिनेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो छोटे लीव, जिसको गगर का नाम बोलते हो, छोटे लीव्स की ग्रोथ हुई, तो जिंक जो है लीव की ग्रोथ को इनहेंस करता है। जब लीव की ग्रोथ होगी वही फैक्ट्री है कि जो अंदर न्यूट्रिएंट्स जो क्या डिफरेंट टाइप्स की आपकी ऑक्सीजन भी बनाता है, आपका जिबरेलिक एसिड भी बनाता है, सब कुछ बनाता है। तो जो वहाँ अगर जिंक की कंसंट्रेशन बराबर होगी तो आपका इन चीजों का मूवमेंट होगा प्लांट के अंदर और आपका फ्रूट सेट जो है वो बेहतर रहेगा। एक चीज हो रहा है, आप देखते हो अभी कुछ बोलेंगे कि ऐसा होता है कि फ्रूट सेट तो हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। फ्रूट सेट होता है अगर आपका पॉलिनेशन के बिना फ्रूट सेट हुआ, मतलब जो नॉर्मल पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो नहीं हुआ, किसी और तरीके से पीजीआर से फ्रूट सेट हो गया, उस फ्रूट के अंदर देखना वो मिसशेपन होता है, उनका साइज, मतलब आप देखेंगे वो प्रॉपर 5 लोब जो होते हैं उसके अंदर नहीं बने होते हैं, उसका मिसशेपन स्मॉल इन साइज होगा, ऊपर से उसकी स्किन भी थोड़ी रफ होगी, और जब उसको आप अंदर से खोल के देखते हो उसमें सीड नंबर कम होगा। तो सीड का मैं आपको बताऊं उसमें सीड नहीं होगा। बहुत से ऑर्चर्ड में मैंने विजिट किया तो जब हम खोल के देखते हैं एक सीड होता है, ये होता ही नहीं है, मेजॉरिटी तो होता ही नहीं है। आप सीड का भी आपको बताऊं, जैसे ही आपका अगस्त एंडिंग स्टार्ट होता है तो एक क्राई कश्मीर में स्टार्ट हो जाता है, एक गिरा नहीं ला हाथ खींच के करो बांध। उसके लिए क्या है कि पहले जब आपका फ्रूट बन रहा होता है उस टाइम ऑक्सीजन का फ्लो हो रहा होता है फ्रूट के अंदर, लेकिन जब लास्ट स्टेज आती है, जो स्टॉक होता है, जो अटैच होता है फ्रूट के साथ, तो वहां पे इथिलीन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो इथिलीन क्या करता है, हार्डनिंग कर देता है, तो ऑक्सीजन की मूवमेंट ब्लॉक हो जाती है। तो इथिलीन, क्योंकि यही है कि जो मतलब एक पंजाबी का चेहरा है कि जो जम्मिया उन्होंने मरना है, तो जो पैदा हुआ उसको मरना तो है, तो आप वो उसको ड्रॉप करने के लिए वहां इथिलीन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। अब जो सीड, जो पॉलिनेशन, नॉर्मल पॉलिनेशन जो हुई थी, जो प्लांट के अंदर सीड होता है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है उस टाइम पे, और वो ऑक्सीजन जो है अगर आपके मिनिमम सीड, आप जो प्लांट फ्रूट के अंदर 5 से 8 सीड होने चाहिए, मिनिमम 5। अगर आपके फ्रूट के अंदर 5 सीड हैं तो इसका मतलब आपका जो लेटेस्ट स्टेज पे बहुत सी कंपनियां जो उस टाइम देती हैं प्लानोफिक्स स्प्रे करो, ये करो, वो करो, और वो फिर कुछ हो जाता है अल्लाह ताला के फजल से, वरना मैक्सिमम ड्रॉप ही होता है। तो इसलिए जब आपका सीड नंबर अच्छा होगा, आपका जो लेटर स्टेज में फ्रूट ड्रॉप होगा वो कम हो जाएगा। तो उसमें वो भी बोलते हैं फिर कुछ नेचुरल भी हो जाता है। नहीं, नेचुरल अल्लाह ताला ने क्योंकि प्लांट के अंदर रखी हुई है वो ताकत, लेकिन ड्रॉप होता है, मैंने कहा ना जिसको पैदा उसको मरना है, लेकिन एटलीस्ट अगर आपका सीड अच्छा है, आपका पॉलिनेशन नेचुरल वे में हुआ है, तो आपका फ्रूट ड्रॉप कम होगा। अब बी का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो जो बी आप जब ऑर्चर्ड में रखें तो हनी बी कितनी रखनी चाहिए, कब रखनी चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए उनके लिए, तो ये सबसे अच्छा जो अभी तक इतना मैंने भाषण दिया उसका सबसे अच्छा टॉपिक यही है बी का। तो सबसे पहले इसका फॉरेजिंग हैबिट, कब हम बाग में बी को प्लेस करें। बाग में हमें बी को तब प्लेस करना है जब एटलीस्ट हमारा किंग फ्लावर ओपन होना चाहिए। किंग फ्लावर जब होगा मिनिमम 10 to 20% हमारा बाग जो है वो ब्लूम में होना चाहिए, उसमें फूल खिले होने चाहिए। उस स्टेज पे हमें बी हाइव उसके अपने ऑर्चर्ड में रखनी है। तो उसका क्या होता है कि आपने देखा जैसे हमारी कश्मीर कंडीशन में या तो कुछ वीड्स होते हैं, घास जो खरपतवार जो वीड्स होते हैं, या मस्टर्ड ब्राउन सरसों ऐसे जो होती है, ब्राउन सरसों की वजह, आप साइलेंट कर लीजिए, ब्राउन सरसों की वजह से क्या होता है कि जब आप इस बी को ले जाओगे तो बी का एक है, ये हमारी तरह लालची नहीं है, अभी खाना खाएंगे, यखनी पड़ी है वो भी खा लेंगे, मीट पड़ा है वो भी खा लेंगे, दाल है वो भी, उसके बाद आइसक्रीम भी, उसके बाद चाय भी पी लेंगे। इसका नहीं होता, ये होता है कि ये अगर आपने मस्टर्ड लगा हुआ है तो ये आपका मेन फ्लावर नहीं है, तो ये अट्रैक्ट हो जाएगी टूवर्ड्स मस्टर्ड या टूवर्ड्स जो है आपका अदर जो वीड्स है या कुछ ऐसे फ्लावरिंग वहाँ हुई है। तो ध्यान में ये रखना कि जब इसको प्लेस करो एटलीस्ट ऑर्चर्ड में बहुत कम पॉपुलेशन फ्लावर की हो, और 20% फ्लावर जब होंगे तो हमारी बी जो है अट्रैक्ट होगी किसकी तरफ, मेन फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होगी। मैं आपके एक्स्ट्रा लूंगा 10 से 15 मिनट, कोई बात नहीं, आपने लेट स्टार्ट किया।
अगर कोई अगर आ रहा है उसको रोकते हैं। तो अब मैं बी की आपको बताऊं, जब एक बी निकल फॉरेजिंग का आपको हो गया कि हमें इसको फीडिंग के लिए एटलीस्ट हमारा जो है मेन क्रॉप को जब 20% फ्लावरिंग हो तब हम प्लेस करेंगे। दूसरा क्या है कि वहां पे कोई और फ्लावर नहीं होना चाहिए ताकि इसका फ्लावर है, क्योंकि ये एक एग्जॉस्टिव, जब इसको मस्टर्ड मिल जाएगा ना तो यहाँ से आपका फ्लावर चल रहा है, वो फुल ब्लूम में भी आ गया। जब तक ये उसको एग्जॉस्ट नहीं करेंगे, जब तक उसको कंप्लीट खा के खत्म नहीं करेगी, ये मेन फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो जाएगी। उसके बाद है सर अगर अच्छा, हमें ये सॉरी सर जी जी सर अगर हम ये जो बीज है ये सिर्फ हम आर्चर्ड वाली फील्ड में रखते हैं, हाँ। तो जो हमारी ये जो ऑयल सीड जो है जी तो उस वो अगर थोड़ी फील्ड उसकी दूर हो मस्टर्ड की फील्ड, तो ये क्या यहाँ से ये छोड़ के उधर जाएगी या पहले नहीं। इसको कंप्लीट करेंगे? मैं पहले फ्लावरिंग किसकी आती है? फ्लावरिंग किसकी आती है उसके साथ। फॉर एग्जांपल आपने ऐसे, मैंने पहले ही कहा ना कि आप जब ये अभी तो यहाँ बी है ही नहीं, बी बाहर रखी हुई है जी और साइड है, जब इनको लाओ तो एटलीस्ट अगर आपका जैसे आपने रखा है इसको 2-3 दिन तक आप इसको बंद भी कर सकते हो, जो उसका जहाँ एंट्री एग्जिट होता है आप उसको कुछ लगा के बंद करो, 2-3 दिन तक इसको कुछ भी नहीं होता। तो इसको बहुत केयर है, मैं सारे पॉइंट आपको एक एक क्लियर कर दूंगा। हाँ, क्योंकि मेरा आपका बी डॉक्टर साहब एक मिनट, आई विल टेल यू समथिंग लाइक, आप जब हम बीज को इंस्टॉल करते हैं ना, बीज की कॉलोनीज को अपने एप्पल ऑर्चिड्स में, तो वहाँ पे भी हम उस टाइम पे हमें ये इंस्टॉल करना है व्हेन योर किंग फ्लावर इज अबाउट टू ब्लूम। और अगर आप इससे पहले कर दोगे देन दे विल फोरेज फॉर अदर फ्लावर्स। अगर उसके नीचे रेड क्लोवर में पल रहा होगा, व्हाइट क्लोवर में पल रहा, इवन अगर और बी जब आती है वो एक ही डायरेक्शन में आती है, यहाँ से आएगी ना तो यहाँ से ही चली जाएगी। अच्छा, क्योंकि मेरा अपना बी फार्म है तो मैं इसके साथ ही काम करता हूँ। तो हम क्वेश्चन सेशन लेंगे लास्ट में, पहले हम ये, फिर जब आपको कुछ होगा हाँ, क्योंकि नेक्स्ट स्पीकर भी आ गए ना। तो उसके बाद क्या है, जब बी जब जाती है, जब कलेक्शन में आपको सारे पॉइंट आपके जब रह जाएगा फिर हम बात करेंगे। तो बी जो है वो आपका कलेक्ट करने के लिए, आपके फ्लावर को पॉलिनेशन करने के लिए नहीं जाती है, वो जाती है कलेक्शन ऑफ पोलन और नेक्टर। ये पोलन को भी कलेक्ट करती है और नेक्टर को भी कलेक्ट करती है, दोनों को कलेक्ट करती है। अब यहाँ पे भी जो है बीज डिजाइन किया गया है, जो पोलन कलेक्ट करेगी वो सिर्फ पोलन ही कलेक्ट करेगी और जो नेक्टर कलेक्ट करेगी वो सिर्फ नेक्टर ही कलेक्ट करेगी। जब बी अपने उसमें से निकलती है, आपने अगर फॉर्म रखा है तो अब ये चीजें नोट करना, जब बी अपने वहां से निकलती है बॉक्स से, तो वो कम से कम 2 से 3 ट्री पे विजिट करती है और कम से कम वो 50 से 100 फ्लावर को टच करती है। कम 50 से 100 फ्लावर को वो टच करेगी जब उसका एक विजिट होगा, और एक भी एक दिन में 5000 फूलों को टच करती है। आप देख लीजिए कि अल्लाह ताला ने कैसी कुदरत रखी हुई है कि पॉलिनेशन करने के लिए आपने 18000 का जो प्रोडक्ट है XYZ यहाँ रिकॉर्डिंग है तो वो स्प्रे किया, तो यहाँ देखिए कि एक विजिट पे वो 2 से 3 प्लांट पे जाती है और 50 से 100 फ्लावर को वो टच करती है और 5000 फ्लावर्स पर डे एक बी विजिट करती है। उसके बाद क्या है, जो अभी मैम भी बता रहे थे कि बी का जो डायरेक्शन होता है, फॉर एग्जांपल वो यहाँ जा रही है तो वो सीधे जाएगी, सीधे आएगी, ये नहीं है कि वो यहाँ गई तो अलोंग द रोज जाएगी, अक्रॉस नहीं जाएगी, यहाँ से भी फिर ऐसे घूम के आएगी जिस डायरेक्शन में जाएगी। इसलिए हमारा पॉलिनेशन भी ऐसे, पॉलिनाइजर प्लांट ऐसा होना चाहिए कि वो उसको रास्ते में कहीं ना कहीं मिल जाए, ताकि वो इधर से उड़े। जैसे 3 प्लांट पे विजिट किया, 2 से 3 प्लांट, इस पे किया, इस पे किया, इस पे किया, तो एटलीस्ट वो पॉलिनाइजर उससे कलेक्ट करके ले आए। यहाँ से एक छोटी सी चीज और ऐड करूँ, एक बी के जो ऊपर होता है कम से कम वो 1 लाख पोलन अपने साथ कैरी करती है। जब वो जाती है फ्लावर पे बैठ के, उसकी बॉडी के साथ 1 लाख पोलन जो है उसके साथ होते हैं, और हमें 1 पोलन चाहिए जो फ्रूट को फर्टिलाइज करे, सिर्फ 1। उसके बाद मूवमेंट बता दी, फिर कलेक्ट, जब ये जाएगी ये या तो पोलन कलेक्ट करेगी या नेक्टर। पोलन से जो पोलन इसको चाहिए, जो बीज के अंदर जो वहाँ पे पॉपुलेशन है उनको फीडिंग के लिए चाहिए होता है, तो उनकी फीडिंग के लिए ये हमारा ये कलेक्ट करेगी पोलन को, और नेक्टर जो है जो हनी बनता है तो ये उनकी फीडिंग के लिए। उसके परसेंट जो 80% हमारे जो बीज हैं दे आर वो नेक्टर कलेक्टर्स हैं, तो 20% ही हमारे जो हैं वो पोलन कलेक्ट करते हैं। मतलब 80% जो पॉपुलेशन बीज की है वो आपका सिर्फ नेक्टर ही कलेक्ट करती है, और 20% जो है पोलन। और जो पोलन कलेक्टर्स हैं वो मोर एफिशिएंट हैं इफ वी कंपेयर, इनको अगर हम कंपेयर करेंगे जो आपके नेक्टर कलेक्टर्स हैं, ये ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। उसके बाद क्या है कि हमें जो ऑर्चिड में कॉलोनीज रखनी है वो स्ट्रांग कॉलोनीज होनी चाहिए।
स्ट्रांग कॉलोनीज का क्या है, हमें स्ट्रांग कॉलोनीज होनी चाहिए। तो अब ये जैसे जानते हैं स्ट्रांग कॉलोनी का कि कम से कम आपके 6 फ्रेम जो है उसमें भरे होने चाहिए हनीज के, 30,000 हनी भी मिनिमम उसमें होने चाहिए, और उसके साथ एक क्वीन। ये क्योंकि जब आपकी बी जो होती है कि 1/3 मतलब आप 30,000 में से 6,000 बीज जो आपकी हमेशा बाहर रहती है, तो वो जो वर्किंग वाली होती है तो कम से कम 30,000 बीज जिसमें कॉलोनी हो उसको हम स्ट्रांग कंसिडर करते हैं। और अब जो स्ट्रांग में ये कहा होता है कि जैसे जो स्ट्रांग कॉलोनीज होती हैं उसके अंदर जैसे प्यूपा है जो उनके यंग वंस जो है हैचिंग हो रही है उनकी फीडिंग के लिए, तो मैक्सिमम पोलन जो ये लेके आएंगे। अब लेके आएंगे क्योंकि फिर फ्लावर पे विजिट करेंगे और इनके साथ मैंने कहा इतना अटैच है, तो उस वजह से क्या है इनका जो ये पॉलिनेशन रेशियो है वो भी ऑर्चर्ड में इंक्रीज हो जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया जो बी हाइव हम किस स्टेज में प्लेस करेंगे। तो जो रिकमेंडेड आपका है कि कम से कम जो है 3 to 5 जो कॉलोनीज हैं वो आपको प्लेस करनी है। कॉलोनीज प्लेस भी ऐसी जगह करनी है जहाँ पे एम्पल सनशाइन हो, जहाँ पे सफिशिएंट धूप आती हो, वहाँ पे आपको कॉलोनीज को प्लेस करना है। और फिर डबल स्टोरी जो है कॉलोनीज है वो प्लेस करनी है। और जो आपका ऑर्चर्ड का सरफेस होता है उनको बिल्कुल नीचे नहीं रखना है, एक स्टैंड बना के उनको रखना है, क्योंकि जो कोल्ड वेव्स आती है जो उसके साथ में वो उसके अंदर जाती है तो उनकी फिर वहाँ पे डेथ हो सकती है। इसके साथ एक और चीज और कि जब आप अभी आपने कहा था कि कितना किलोमीटर, जो इंडियन बी है एफिसेराना वो कम से कम 3 से 4 किलोमीटर इवन 5 किलोमीटर तक जाती है पानी के लिए या फोरेज फ्लावर्स के कलेक्ट के लिए। तो आप जब ऑर्चर्ड में बी हाइव रखेंगे वहां पे जो है वाटर जो है आपको मेंटेन रखना है, क्योंकि वाटर और बिल्कुल साफ पानी होना चाहिए, स्प्रे वाला नहीं आपने वहां से भर के यहाँ रख दिया, क्योंकि पानी के लिए वो बार बार जाएगी, क्योंकि जो आपकी कॉलोनी होती है उसके अंदर हीट होती है, तो वो पानी हीट के लिए वो पानी बार बार वो पानी के लिए जाएगी। तो उसलिए आपको क्या करना है कि पानी जो है क्लीन वाटर जो है प्लेस करना है, ताकि इसका जो 2 किलोमीटर जाके बाहर से पानी पी रही थी वो आपके 100 मीटर में आपको पानी होगा, तो इसकी मोर नंबर ऑफ विजिट फ्लावर्स पे होंगी, ना कि इसकी पानी या बाकी अदर फोरेज के लिए होंगी। उसके बाद जो मैंने आपको बता दिया ये तरीका कि हम कैसे रखेंगे इनको फल, ये कम से कम जो है सिंगल स्टोरी नहीं डबल स्टोरी होनी चाहिए। उसके बाद इनको जब हम प्लेस करेंगे ऑर्चर्ड में तो एक पर्टिकुलर हाइट, अगर आप इसको शेडी प्लेस में प्लेस करते हो तो आपका जो पॉलिनेशन है 50% रिडक्शन हो जाता है। अगर आपका टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो बीज की जो मैक्सिमम एक्टिविटी है वो 15 से 18 या जो इंडियन बी है और जो ये जिसको हम डोमेस्टिक बी बोलते हैं मेलिफेरा का जो है वो टेम्परेचर है कि 18 से 21 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। तो 21 बहुत कम ही निकलती है जब धूप हो, मैं वही उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। अगर आपका 18 डिग्री टेम्परेचर है तो 100% बी बाहर जाएगी। एक सनी डे जहाँ पे जो विंड की स्पीड है वो काफी कम है और उसके साथ पूरा सनी डे है और टेम्परेचर 20 डिग्री 18 से 20 डिग्री के बीच में, तो 8 घंटे में आपकी बी जो है आपके पूरे ऑर्चर्ड को पॉलिनेट कर जाएगी और आपकी सफिशिएंट क्रॉप हो जाएगी एक दिन में। आप थोड़ा जल्दी करो, इनको भी लाइसेंस देना। बस आपका टाइम हो गया, कंक्लूड ही है बस थोड़ा सा, अगर ये कहें तो मैं बंद कर दूं।